हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, हमने जो लास्ट है कहानी वो कहाँ तक शुरू की थी? लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो था वो चीज़ें मुकम्मल कर ली थी, ऐसे ही। हमने बेसिकली क्वेश्चन 5 तक कर ली थी। अब आगे हम अगली बात किसकी करने लगे हैं? सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स की बातें करने लगे हैं कि सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। हाँ जी। एक तो हमने क्या कहा था, इनिशियली हम रिकग्नाइज करते हैं कोई कॉस्ट, वो हमने क्या कहा था कि जब तक इससे तब तक जितने भी पैसे वो उसकी इनिशियल कॉस्ट में क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। अच्छा, एक मिनट दे, मैं चेक करता हूँ वॉइस को। एक मिनट। अब मुझे बता आ रही है कि नहीं आ रही? अब वॉइस हेलो हेलो। आप चेक करें बेटा, आवाज अब क्लियर है या नहीं है? वहां बेटा आपको सही आ रही है आवाज? चलो ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे बेसिकली? हमने कहा भाई अब हमने बात करनी है, पहले हमने बात की थी इनिशियल रिकग्निशन की, कि इनिशियली हम जो है कौन कौन सी कॉस्ट है या कौन कौन से खर्चे हैं जिनको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं, यानी कि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करें भाई सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स की। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स कब होते हैं? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो चुका हो। ठीक है ना? एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। अब दरमियान में कुछ ऐसे खर्चे आएंगे, ठीक है ना, जो क्या हो सकते हैं, कैपिटलाइज हो सकते हैं। अब एसिड इस्तेमाल करने के दौरान कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमारे कैपिटलाइज होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? कि वो अब कौन कौन से खर्चे हमने कैपिटलाइज करने और कौन कौन से खर्चे हैं जो मैंने एक्सपेंस आउट करने हैं। ठीक होगी बात? अच्छा। नहीं जी, आ जाता आइटम आर रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जो एक्सपेंसेस होंगे ना, वो तो हमने कहाँ ट्रीट करने हैं? वो तो सिंपल सी बात है, वो तो इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट होंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे जैसे रिपेयर है, मेंटेनेंस है, ये एसेट की कॉस्ट में कभी नहीं ऐड हो रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम, कोई ऐसा खर्चा ही है, ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट किस सूरत में आ सकती है? ठीक है, मैंने कहा जी कि उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो इंक्रीज हो गई। मैंने कहा पहले एसिड चलना था 5 साल तक, अब चलेगा 10 साल तक। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा,
हमने कहा जी ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसको कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि उसने अर्निंग कैपेसिटी मेरी इंक्रीज कर दी। कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरे नॉन करंट एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, वो खर्चा हमने कैपिटलाइज करना है, अदरवाइज हम कैपिटलाइज नहीं किया करेंगे। ठीक है ना। अब चाहे फिर वो एसिड की यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जाए, फिर या फिर एसिड की कैपेसिटी, पहले वो कम यूनिट्स बनाता था, फॉर एग्जांपल वो कहता था पहले 1 घंटे में मैं 15 यूनिट्स बनाता हूं, अब जो नई चीज मैं इंस्टॉल करूंगा इसके अंदर, इसकी वजह से वो 1 घंटे में 20 यूनिट बनाना शुरू कर देगा। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको क्या कहेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर क्या होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। हमने कहा जी कि पहले वो 1 यूनिट बनाता था 1 घंटे में, अब नई डिवाइस लगाने के बाद, नया सिस्टम लगाने के बाद, अब वो 1 यूनिट जो है वो 40 मिनट में बना दिया करेगा। तो ठीक है भाई, ये भी मेरे लिए क्या है, कैपिटल इसने भी मेरी अर्निंग कैपेसिटी क्या कर देनी है, इंक्रीज कर, और उसको एसेट की कॉस्ट में क्या कर दिया करूंगा, ऐड कर दिया करूँ। फिर हमने क्या कहा, कोई रिप्लेसमेंट हुई है, हमने कोई हिस्सा ही रिप्लेस खराब हो गया, मैंने इंजन ही नया लगा दिया। ठीक है, भी अगर रिप्लेस होता है और वो पार्ट 1 साल से ज्यादा से तक चलने में, क्या हुआ कि ये मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक हो गया बात। मैंने ये बात ही, मैंने कहा कि मैं ऐसी चीज है जो, हेलो, हेलो, हेलो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमने क्या कहा कि कोई ऐसा पार्ट, अच्छा दो तरह की होती हैं चीजें, कोई ऐसा पार्ट है जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगा, कोई ऐसा पार्ट रिप्लेस किया जिसने 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट है जो हर महीने चेंज होता है या हर 2 महीने बाद चेंज होता है, तो उसको फिर हम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करेंगे, उसको फिर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट कर रहा हूँ। ओके बात है। ठीक है। जो है मेजर इंस्पेक्शन होती है, वो इंस्पेक्शन कब होती है, हर 3 साल बाद, 4 साल बाद, कि मैं चेक करूँ हाँ भाई मशीन ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही। आमतौर पे जैसे शिप होते हैं बड़े बड़े, उसकी मेंटेनेंस, मेजर ओवरहॉलिंग जो होती है, क्योंकि मेजर चेंजेस लाने की जरूरत कब पड़ती है, 3 साल बाद, 4 साल बाद। वैसे हम उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं थ्रू द टाइम। तो ये ऐसी मेजर ओवरहॉलिंग है जो सालों में एक दफा होती है, ताकि हमारी शिप जो है अच्छे तरीके से चल सके। तो उसको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। ओके होगी बात, कोई मसला?
हाँ जी जनाब, आवाज आ रही है सही। पता नहीं यार, यार नेट ज्यादा तंग कर रहा है। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट विल बी द काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेजर ओवरहॉल एट द एंड ऑफ द सिक्स्थ ईयर। सिक्स्थ ईयर के आखिर में मेजर ओवरहॉलिंग जो है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी क्या होगी। कहता है अ शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट इट्स शिप्स इनटू ड्राई पोर्ट एवरी 3 इयर्स फॉर एन ओवरहॉल। कहता है हर 3 साल बाद वो उसकी ओवरहॉलिंग करते हैं, मेजर जो भी इंस्पेक्शन होती है, मेजर मसले मसाइल होते हैं उसके रिजॉल्व किए जाते हैं। कहता है एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 million इन थर्ड ईयर एंड 3.6 million इन सिक्स ईयर। द शिप्स हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years and the ship was purchased from shipbuilders at a cost of 200 million। अच्छा, आपने सिर्फ किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है? आपने सिर्फ ट्रीटमेंट बतानी है मेजर ओवरहॉलिंग की, कि उसके साथ क्या करोगे, वो भी कब? सिक्स्थ ईयर के आखिर में। बस, और कुछ नहीं बताना। नहीं बताना कि कब परचेज किया, हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, हमें से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा जी हमने एसिड कब खरीदा? हमने एसिड खरीदा 200 मिलियन का, ठीक है। अब 200 मिलियन का जो हमने एसिड खरीदा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 200 मिलियन। कॉस्ट आएगी 200 मिलियन, ठीक है। और हर साल उसकी डेप्रिसिएशन कब आएगी? ईयर 1। क्योंकि कितने साल एसिड चलने वाला है, उसने कहा इसकी लाइफ है 20 साल। तो दूसरी चीज क्या है, डेप्रिसिएशन हर साल कितनी आएगी? साइलेंट और तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता है। तो 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 20, तो हर साल कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? 10 मिलियन की। ठीक है, ये लदा कहानी चलती रहेगी। पहले साल भी यही आई, ठीक है, दूसरे साल भी यही आई, तीसरे साल भी यही डेप्रिसिएशन है। तो पहले तीनों साल यही डेप्रिसिएशन रहेगी, ईयर 1, 2 एंड 3, तीनों में डेप्रिसिएशन यही कैलकुलेट होनी है। अच्छा, फिर उसके बाद 3 साल हो गए, अब 3 साल बाद किसका टाइम आ गया? ओवरहॉलिंग का। अब मैंने क्या करनी है इसकी? ओवरहॉलिंग करनी है। कि ओवरहॉल करना है कि मैंने उसको मेजर चेंजेस लेकर आनी है उसके अंदर, कि मेजर चेंजेस क्या आएंगी। ठीक है ना। तो अब हम बेसिकली किसकी बात करने लगे हैं? मेजर चेंजेस की बात करने लगे कि इसके अंदर मेजर चेंजेस क्या आ सकती हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा, अब वो उसके लिए मैंने कहा जी जो मेजर ओवरहॉलिंग है उसके ऊपर मैंने कितना खर्चा कर दिया? 3 मिलियन का मैंने खर्चा किया है। और ये हर 3 साल बाद हुआ करेगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन है 10 मिलियन की, ये वैसे ही अलग कैलकुलेट हुआ करेगी, ये तो वैसे ही रहेगी हर साल। प्लस चौथे, पांचवें और छठे साल में इस ओवरहॉलिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितनी कितनी? हमने कहा जी ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग की अब हम क्या करने लगे हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे हैं अलग से। ओवरहॉलिंग पे क्या होगा? हमने कहा जी ओवरहॉलिंग पे, ओवरहॉलिंग कितने की हो रही थी? 3 मिलियन की। इस 3 मिलियन पे ये कितने अर्से तक ओवरहॉलिंग चलेगी? 3 साल तक। तो हमने कहा जी हर साल कितना आएगा इसके ऊपर? 1 मिलियन की ओवरहॉलिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये डेप्रिसिएशन हर साल आएगी। तो इसका मतलब है जब आपका आएगा कौन सा साल? ईयर 4, ईयर 5 एंड ईयर 6, तो इसमें दो तरह की डेप्रिसिएशन चार्ज होंगी। एक एसिड की कॉस्ट की, एसिड की कॉस्ट की डेप्रिसिएशन कितनी है? 10 मिलियन। और ये जो ओवरहॉलिंग की डेप्रिसिएशन है वो कितनी आ रही है? 1 मिलियन। तो इन सालों में डेप्रिसिएशन टोटल कितनी चार्ज हुआ करेगी? 11 मिलियन की चार्ज हुआ करेगी। यहां तक कोई मसला? यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक मुझे बता दें, एनी वन एनी क्वेश्चन? ओके। फिर फिर हमने क्या कहा? हमने कहा जब 3 साल गुजर गए, दोबारा से ओवरहॉलिंग की मुझे जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब मुझे दोबारा से ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अब जब नई ओवरहॉलिंग करेंगे ना, तो बस एक चीज ध्यान में रखना, पुरानी ओवरहॉलिंग को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज करना पड़ेगा, उसको अपनी किताबों से खत्म करना होगा। वो मैं अपनी किताबों में नहीं रख सकता। ठीक है ना, क्योंकि मेजर ओवरहॉलिंग मैंने क्या की होगी? कॉस्ट में ऐड कर दी होगी। क्योंकि जब कॉस्ट अकाउंट बना होगा एसिड का, मैंने कहा जी एसिड का नाम क्या था मेरा? शिप थी मेरे पास।
हमने कहा जी शिप था। शिप का मैंने जब अकाउंट बनाया होगा, तो शिप के अकाउंट में क्या हुआ होगा? पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल तो एक ही आ रही होगी ना उसकी कॉस्ट। उसकी ओपनिंग भी वही, क्लोजिंग भी वही, कितनी? हमने कहा जी 200 मिलियन का खरीदा था। ठीक है। और उसकी ओपनिंग भी वही रही हर साल, और क्लोजिंग भी यही रही, कितनी? 200 मिलियन। कौन कौन से साल? ईयर 1, 2 एंड 3। ये भी मैं जनरल से बना रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे कोई फॉर्मेट बनाने को कहा नहीं है। ठीक है। वैसे तो हम हर साल की अलग अलग बनाते हैं, मैं फिलहाल तुम्हें एक समरी बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर जब तीसरा साल खत्म हुआ, तो तीसरे साल के आखिर में जब चौथा साल मेरा शुरू हुआ, तो चौथे साल में मैंने क्या किया? ओपनिंग बैलेंस कितना आया था? 200। उसके अंदर ओवरहॉलिंग कितने की गई? हमने कहा जी ओवरहॉलिंग गई है कितने की? 3 मिलियन की। तो मेरा कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? 203 मिलियन का। और ये चौथे साल भी यही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, पांचवें साल भी यही रहेगा, और छठे साल भी यही रहेगा। ऐसे ही है। तो मैंने कहा जी ये हर साल ऐसे ही रहने वाला है। ऐसा नहीं, ये कब हो रही थी ओवरऑलिंग? थर्ड ईयर के आखिर में हो रही थी, सॉरी, इसको हमने थर्ड ईयर के आखिर में कंसीडर करना था। ईयर 4 में नहीं जाएगी, ईयर 3 के आखिर में ऐड हो जाएगी। तो जब ईयर 3 आया था, तो ईयर 3 में मैं ये कैलकुलेशंस करूंगा। ठीक है। ईयर 1, 2 में ये रही थी। ठीक है। और ये वाली कैलकुलेशन जो है ये ईयर 3 में आ गई। ईयर 3 में ओपनिंग बैलेंस ये था, ओवरऑलिंग ये थी। तो थर्ड का क्लोजिंग बैलेंस ये आया। थर्ड का भी ये आया, फोर्थ का भी ये आया, और फिफ्थ का भी यही आया। अच्छा। अब मेरा छठा साल आ गया। ठीक है। छठे साल के शुरू में मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था? मैंने कहा जी मेरा ओपनिंग बैलेंस था कॉस्ट का 203। लेकिन अब छठे साल के आखिर में ओवरऑलिंग दोबारा होगी। मैंने कहा यस, ओवरहॉलिंग दोबारा होगी, लेकिन ओवरहॉलिंग का जो खर्चा होगा वो ऐड होगा, ओके फाइन। लेकिन पुरानी ओवरहॉलिंग को क्या करना पड़ेगा मुझे? डिस्पोज। नई ओवरहॉलिंग कितने की हो रही है? हमने कहा जी नई ओवरहॉलिंग हो रही है 3.6 मिलियन की। तो 3.6 मिलियन ऐड करेंगे, और ईयर 6 के आखिर में क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे पुरानी ओवरहॉलिंग को, डिस्पोजल में डाल देंगे। कितना? 3 मिलियन का। और मैं अपना ईयर 6 का क्लोजिंग बैलेंस क्या कैलकुलेट कर लूंगा? 203.6। तो इसका मतलब क्या, पुरानी ओवरऑलिंग को मैं क्या करूंगा? अपने खातों में से खत्म करूंगा, और नई ओवरऑलिंग क्या करूंगा मैं? ऐड करूंगा। और इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी होगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पहले 3 साल तो कितनी हर साल की डेप्रिसिएशन आई? ठीक है। मैंने कहा जी तीसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या बनता है? ईयर 3 का। हमने कहा जी ईयर 3 का क्लोजिंग बैलेंस बनता है हमारा, अल्लाह भला करे, हर साल आ रही थी 10 मिलियन ये डेप्रिसिएशन। तो 30 मिलियन की क्लोजिंग बैलेंस बनती है। ठीक है। फिर ईयर 4, अच्छा, ये ईयर 1, 2 और 3 तीनों का 10-10 मिलियन चार्ज हुआ है। ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस ईयर 3 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना आ रहा है? 30 मिलियन। अब जब ईयर 4 शुरू हुआ, तो ईयर 4, 5 एंड 6 इसमें हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? 11-11 मिलियन। हमने ऊपर कैलकुलेट किया ये वाला। तो कितना ऐड होगा? ओपनिंग पहले कितना चल रहा था? हमने कहा ओपनिंग था इसका 30। और फिर ईयर 4, 5 और 6, 11 × 3, 33 मिलियन ये ऐड होगा। ठीक हो गया। 33 मिलियन ये ऐड हो गया। फिर हमने छठे साल के आखिर में क्या कर दिया? ओवरहॉलिंग को डिस्पोज कर दिया। तो ओवरहॉलिंग की डिस्पोजल की वैल्यू क्या आएगी? सारा का सारा डिस्पोज हो गया ना, क्योंकि मैंने क्या किया था? हर साल 1 मिलियन। ठीक है। हर साल 1 मिलियन ऐड कर रहा था एज अ डेप्रिसिएशन। तो 3 सालों में इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होगी? पूरी 3 मिलियन की चार्ज हो चुकी होगी। अब वो 3 मिलियन मैंने यहां से क्या करना है? डिस्पोज ऑफ करना है। तो फिर ईयर 6 का क्लोजिंग बैलेंस क्या करेगा? वो मेरा कितना आ जाएगा? 60 मिलियन का। इस बात में किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल?
यहां तक मुझे बता दें, एनी वन एनी क्वेश्चन। हाँ भाई, किसी का कुछ सवाल है? अच्छा, तो इसका मतलब है भाई, जब मैं डिस्पोज करूंगा तो डिस्पोजल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 6 ईयर की समय, बेटा छठे साल में, आप छठे साल के आखिर में खड़े हैं ना बेसिकली, तो छठे साल के आखिर में मेरी नई ओवरहॉलिंग हो रही है, तो नई ओवरहॉलिंग में पुरानी ओवरहॉलिंग को खत्म करना पड़ेगा। पुरानी ओवरहॉलिंग को कॉस्ट में से भी निकालना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से भी निकालना है, दोनों से निकालेंगे ना। तो 3 सालों में ओवरहॉलिंग कितनी हो चुकी? हर साल 1 मिलियन की हुई थी, तो 3 सालों में कितनी हो गई? 3 मिलियन हो गई। तो 3 मिलियन मैंने उसकी कॉस्ट में से भी निकाल दिया, और जो है अल्लाह भरा के उसकी एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन भी निकाल दिया। तो उसका चट सफाया कर दिया मैंने अपने अकाउंट से, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया उसको, क्योंकि अब नई ओवरहॉलिंग को मैं क्या करूंगा, आने वाले सालों में ट्रीट करूंगा। बात क्लियर है? था। अच्छा, अब ये वैसे पुरानी मैंने ये स्टोरी सुनाई है, सिर्फ असल रिक्वायरमेंट क्या है, मैं रिक्वायरमेंट पे अब आने लगा हूं। उससे पूछा क्या था, वट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेजर ओवरहॉलिंग एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। मुझे सिर्फ 6th ईयर की आखिर की कहानी सुनानी है, ये वैसे ही मैंने आपको फुल फ्लैश स्टोरी सुना दी कि पीछे होता क्या है। असल रिक्वायरमेंट में अब करने लगा हूं। असल रिक्वायरमेंट में क्या है, पुरानी ओवरऑलिंग को मुझे खत्म करना है, कब? छठे साल के आखिर में। तो छठे साल के आखिर में मैं क्या एंट्री पास करूंगा ओवरहॉलिंग के हवाले से? एसिड की कॉस्ट में से निकाल देंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसकी खत्म कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और शिप क्रेडिट। कितने से? 3 मिलियन से, क्योंकि हर साल 1 मिलियन ऐड हुआ था, 3 सालों तक हुआ था, तो कितना ऐड हो गया था? 3 मिलियन। तो 3 मिलियन मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी निकाला और एसेट अकाउंट से भी निकाल दिया। और जो नई मेजर ओवरहॉलिंग के ऊपर पैसा खर्च किया है, वो शिप की कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो शिप को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और बैंक या पेएबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 3.6 मिलियन से। असल कहानी सिर्फ ये करनी थी हमने, पुरानी ओवरहॉलिंग खत्म करनी थी और नई ओवरहॉलिंग ऐड करनी थी। कोई मसला, कोई सवाल? एनी वन एनी क्वेश्चन? चलो, ठीक हो गया। इसकी कहानी इतनी थी। अब आगे चलते हैं। आगे वो क्या कह रहा है? आगे उसने बताया डेप्रिसिएशन क्या होती है। हमने कहा जी डेप्रिसिएशन होती है जितना एसेट हम, रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं बाय द टाइम टू जनरेट प्रॉफिट्स, तो वो हमारे लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन होती है। जितना जितना इस्तेमाल करते जाएंगे उतनी उतनी उसके ऊपर क्या होती जाएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होती चली जाएगी। ठीक है ना। और बेसिकली क्या है, बेसिकली कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हम उस एसेट से उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ईच अकाउंटिंग पीरियड टू रिफ्लेक्ट हाउ मच ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद अ टेंजिबल नॉन करेंट। हमने कितना इकोनॉमिक बेनिफिट उससे लिया है अपने अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उतना हिस्सा हम एज अ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है ना। अब उसके लिए मुझे चाहिए क्या क्या चीजें होंगी, कुछ चीजें, कुछ टर्म्स मुझे पता होनी चाहिए। वो क्या थी? यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है। यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या है कि मेरे पास ये एसिड कब तक इस्तेमाल होगा। ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू, जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो मैं ये मार्केट में कितने का बेच सकता हूँ। ठीक है ना, उसको रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं। फिर क्या आ गई, डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है, किस अमाउंट तक मैं एसिड को क्या कर सकता हूं, डेप्रिसिएट कर सकता हूं। तो मैंने कहा अप टू स्क्रैप वैल्यू डेप्रिसिएट हो सकता है, स्क्रैप वैल्यू से नीचे कभी एसिड की डेप्रिसिएशन चार्ज
नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक चीज थी, वो मैंने 1 लाख की खरीदी है, और वो कितने साल तक चलेगी, फॉर एग्जाम्पल 5 साल तक चलेगी, और 5 साल बाद में उसको 10,000 का बेच दूंगा। तो इसका मतलब है एसिड मैंने कितने रुपए का इस्तेमाल करना है। 1 लाख का खरीदा था, 10,000 का बेच दूंगा। तो इस्तेमाल कितने का होगा फिर? 90,000 का। तो वो जो 90,000 में इस्तेमाल करूंगा उसी को डेप्रिसिएट करूंगा। तो जितने एसिड मैंने इस्तेमाल करने हैं उसी अमाउंट को डेप्रिसिएट कर सकता हूं, उसके अलावा किसी को डेप्रिसिएट नहीं किया जाता। तो स्क्रैप वैल्यू को तक हम सिर्फ एसिड को डेप्रिसिएट करते हैं। अगर एसिड की WDV स्क्रैप वैल्यू के बराबर आ जाए तो उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रोक दी जाती है, उसके बाद हम फर्दर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। ओके हो गई बात। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं? ये बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। जिस साल की जितनी डेप्रिसिएशन बनती है, यानी कि जितना हमने एसिड को यूटिलाइज किया है उतनी ही डेप्रिसिएशन हमने उस साल चार्ज करनी है। ओके हो गई बात। फिर क्या चीज आ जाती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? ये बेसिकली एसिड का उल्टा है, इसको कॉन्ट्रा टू एसिड बोलेंगे हम। कि ये एसिड की वैल्यू को क्या करता है? रिड्यूस करता है। और ये बताता क्या है? कि जब से एसिड खरीदा तब से उस डेट तक, जिस डेट को हम ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उस वक्त तक एसिड टोटल में कितना इस्तेमाल हो चुका है। हर साल थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। आखिर तक ओवरऑल टोटल कितना जो होगा वो एसिड जो है हम इस्तेमाल कर चुके हैं उस डेट तक। फॉर एग्जांपल मैंने खरीदा था ईयर 1 में, अब मैं ईयर 4 के आखिर में हूं, तो ईयर 4 के आखिर तक इन 4 सालों में टोटल एसिड कितने रुपए का इस्तेमाल हो चुका है, दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उतनी वैल्यू हम नॉन करंट एसिड की क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए इसकी नेचर क्या होती है? इसकी क्रेडिट नेचर होती है। ठीक हो गई ना बात। फिर एक चीज क्या आ गई? कैरिंग वैल्यू। ये कैरिंग वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज कैरिंग वैल्यू? हमने कहा जी कैरिंग वैल्यू होती है रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसिड। एसिड की रिमेनिंग वैल्यू क्या है? यानी कि एसिड कितने रुपए का इस्तेमाल हो चुका है। एसिड कितने रुपए का इस्तेमाल हो चुका है, और बाकी कितने का रह गया। अब ये जो कितने का बाकी रह गया, बकाया जात बोलते हैं कैरिंग वैल्यू को। तो जितना इस्तेमाल हो चुका उसके बाद बची हुई वैल्यू क्या कहलाती है? कैरिंग वैल्यू कहलाती है, कैरिंग अमाउंट कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? WDV। और WDV कैसे कैलकुलेट होती है? उसने कहा जी दो तरह के मॉडल आप इस्तेमाल करते हो, या कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट या लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट में से हम क्या माइनस करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज वेल एज इंपेयरमेंट। ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको हम WDV बोलते हैं। ये इसलिए मैं इकट्ठा फॉर्मूला भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे जाके इंपेयरमेंट का हमने चैप्टर पढ़ना ही है। तो मैं फुल फ्लैश फॉर्मूला बताने लगा हूं WDV का। ठीक है, अभी सिर्फ हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रीट करेंगे, फिर जब IS 36 पढ़ेंगे तो फिर दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। तो बेसिकली फिर बाद में जब मैं कैरिंग वैल्यू निकाला करूंगा तो उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस हुआ करेगी, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट भी माइनस होया करेगी, अगर कोई इंपेयरमेंट हुई होगी तो। तो ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो बचती है अमाउंट उसको हम क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। या इसको मैं आसान अल्फाज में कहूं तो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। कोई मसला? कोई सवाल? यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा जी, ये कुछ सवाल हैं, इसका जवाब दे देते हैं। कहते फॉर द बिलो स्टेटमेंट आंसर इफ दे आर ट्रू और फॉल्स।
कहता है डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ कॉस्ट टू द बिजनेस ऑफ कंज्यूमिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द टेंजिबल नॉन करंट एसेट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। हाँ जी, ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ठीक है, ये क्या है? ट्रू है। गुड। फिर depreciation measures how much the market value of a tangible non-current asset falls during an accounting period। जी, दूसरा ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ भाई काक्यो, बताओ ट्रू है या फॉल्स है? क्या डेप्रिसिएशन मुझे ये बताता है कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट की मार्केट वैल्यू में कितना फॉल आया है? नहीं है ट्रू यार, नहीं है। कैसी बातें करते हो? वो मार्केट वैल्यू में कह रहा है कितना फॉल है, मार्केट वैल्यू में थोड़ी फॉल आता है। मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है। वो ये नहीं बताता, वो जो हमने एसिड की कॉस्ट रखी हुई होती है उसके अंदर कितना गिराव आता है, वो डेप्रिसिएशन है। हम तो कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, मार्केट वैल्यू को थोड़ी करते हैं रिड्यूस। तो जुमला बड़ा ध्यान से पढ़ा करो यारो। इस तरह मार्केट वैल्यू को नहीं रिड्यूस करता, वो कॉस्ट को या रीवैल्यूड अमाउंट को रिड्यूस करता है। तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आ जाए। ऑल टेंजिबल नॉन करंट एसेट नीड टू बी डेप्रिसिएटेड। हाँ जी, जितने भी नॉन करंट एसेट हैं उनको डेप्रिसिएट करना जरूरी है। नहीं जी, लैंड तो डेप्रिसिएट होती नहीं, तो फॉल्स है जी। ओके हो गई बात। अच्छा, हाँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन क्या है? आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा टू एसिड है, तो वो एसिड की वैल्यू को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब चाहे आप उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह दो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कह दो, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह दो, एक ही बात है। ये सारी बातें एक ही हैं। ठीक हो गई बात? ले जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिन द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडेंट वैल्यू ऑफ द अबव मशीन। हाँ जी, आपने यूजफुल लाइफ बतानी है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू बतानी है। ठीक है। कहते हैं एबीसी एंटरप्राइजेस बॉट अ मशीन फॉर 7 लाख इन अर्ली 2021। Although the machine can be used for 7 years, but ABC Enterprise expected to be used for 5 years only। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सिर्फ 5 साल चलेगा। ओके। ABC Enterprise estimated that the machine can be disposed of for 620,000 at current prices and for rupees 6,80,000 at price expected at the end of 2025। कहता है अभी आप बेचने जाओगे तो 620 का बिकेगा, 2025 के आखिर में 86 का बिकेगा। फर्दर 5 year old सिमिलर मशीन कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर 1,50,000 एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस का मतलब क्या है प्रेजेंट टर्म्स में? करंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। एंड 3,30,000 एट प्राइसेस एक्सपेक्टेड एट एंड ऑफ 2020। और 2025 के आखिर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 3,30,000 का बिकेगा। तो सबसे पहले तो बताएं कि यूजफुल लाइफ आप क्या कंसीडर करोगे? जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने जाओगे, 5 साल या 7 साल? यूजफुल लाइफ कंसीडर करनी है 5 साल, और रेजिडुअल वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? कितने का बिक जाएगा? 2025 में कितने का बिक रहा है? एक्सपेक्टेड क्या है? 3,30,000 का। और प्रेजेंट टर्म्स में वो क्या कह रहा है? 1,50,000 का।
अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखना, इधर फर्दर मैं चीज सिखाने लगा। जब भी एसेट आप इस्तेमाल करते हो ना, देखो, वो जो 6,20,000 बता रहा था ना, वो कहता है अगर आप अभी उसको बेचने चले जाओ, आपने भी खरीदे ना, अभी बेच दो। एस्टिमेटेड मशीन कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर 620,000, अभी आप बेच दो अपना एसेट, इस्तेमाल ना करो। वो तो बात की कहानी है, इस्तेमाल करते हो नहीं करते, कहता 6,20 का बिक जाएगा। ठीक है। और अगर यही प्राइसेस 2025 में होती, तो यही नया एसेट जो मैं खरीद के लेकर आया हूँ, ये 680 का बिकता। तो मैं तो अभी वाले की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं 5 साल पुराना एसेट की बात कर रहा हूँ। तो कहते 5 साल पुराना एसेट जो होगा ना, आज की टर्म में ऐसा एसेट 5 साल पुराना 1.5 लाख में बिक रहा है, लेकिन अगर मैं 5 साल बाद बेचने जाऊंगा 2025 में, तो ये 330 का बिकेगा। तो हम हमेशा कभी भी फ्यूचर वैल्यू नहीं उठाते, ठीक है, हम हमेशा प्रेजेंट वैल्यू उठाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू जैसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट ली थी ना, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की भी प्रेजेंट वैल्यू ली थी ना हमने, जब कॉस्ट में ऐड की थी। तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी असल में करंट टाइम्स में ही ली जाती है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ही ली जाती है। ठीक है, तो वो भी हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसीडर करनी है। तो आज की प्राइसेस के मुताबिक वो 1.5 लाख में बिकेगा, तो हमने रेजिडुअल वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, 1.5 लाख। और जब वो ऐसी करंट प्राइसेस बताए और 5 साल बाद वाली एक्सपेक्टेड प्राइस बताए, तो हमेशा करंट प्राइस को आपने एज अ रेजिडुअल वैल्यू ट्रीट करना है। अगर सवाल साइलेंट है फिर तो वही ट्रीट करना है जो है, उसको ही हम करंट टर्म्स मान लेंगे। ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। तो बेसिकली आप रेजिडुअल वैल्यू क्या लोगे, 1.5 लाख। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल, यहां तक आने क्लियर है? अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द डेप्रिसिएबल अमाउंट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द अबव एसेट। उसने कहा एक एसिड था, वो 1 लाख का खरीदा था, जो 10 साल तक चलेगा। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इंटेंस टू यूज द एसिड फॉर 6 years। लेकिन भाई हम उसको सिर्फ 6 साल तक चलाना चाहते हैं, तो हम 6 साल तक चलाएंगे और उसको 6 साल बाद 40,000 का बेच देंगे एट करंट प्राइसेस। तो हमें भी करंट प्राइसेस ही चाहिए थी। तो बताओ डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी बनेगी। हमने सिंपल कहा कि 1 लाख में से 40,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 60,000 मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी डेप्रिसिएबल अमाउंट आ जाएगी। और यूजफुल लाइफ कितनी आ जाएगी, 6 साल। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कितने साल तक इस्तेमाल करना है, 6 साल तक इस्तेमाल करना है। मैं तो उसको 6 साल तक इस्तेमाल करूंगा। ओके होगी बात। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगली कहानी क्या आ गई। हमने कहा भाई अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़े, तो डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट होगी इसकी। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने तरीके कार मेरे पास मौजूद हैं। मैंने कहा जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं बेसिकली। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, मेनली दो तरीके हैं। वैसे तो टोटल कितने हैं? 5। मेनली कितने हैं? दो। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या चूज करना है। लेकिन ये भी किसके मुताबिक होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखेंगे कि हमें किस सिचुएशन में कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड है जो क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, हम वही वाला क्या किया करेंगे, अप्लाई किया करेंगे। अच्छा, देखते हैं जरा फिर कहानी को, कैसी बातें कर रहा है वो बीच में। हमने कहा जी क्या, कब ऐसा होगा कि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करूं, कब ऐसा होगा कि मैं रिड्यूसिंग बैलेंस। दो मेथड है मेरे पास मेनली। नंबर 1,
स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड नंबर टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम WDB मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, WDB भी इसी का नाम है। ठीक है, फिर मैंने कहा हम इसको क्या बोल देते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम इसको नाम दे देते हैं, वो भी इसी का नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस का। तो ये सारे के सारे नाम इसी के मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा भाई स्ट्रेट लाइन, और मेनली हम पहले इसकी बात करेंगे, बाकी मेथड्स की बाद में बात होगी। स्ट्रेट लाइन कब इस्तेमाल करना है और रिड्यूसिंग बैलेंस कब इस्तेमाल करना है। कोई भी ऐसा एसेट जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे हर साल एक जैसा आए, इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे हर साल एक जैसा आए, उसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उसमें कोई कमी बेशी ना हो, तो उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। लेकिन कोई अगर ऐसा एसेट है जो शुरू में ज्यादा बेनिफिट देगा और बाय द टाइम उसका जो बेनिफिट है वो कम होता चला जाएगा, तो उसमें हम हमेशा क्या लगाएंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस लगाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मेरे पास एक टेबल है, एक चेयर है, या एक कबर्ड है, ये तो मुझे हर साल एक जैसे ही बेनिफिट देगी ना, हर दफा उतनी फाइलें रख सकता हूं, एक चेयर पे एक ही बंदा हमेशा बैठ सकता है। ठीक है, टेबल उतनी ही यूटिलाइजेशन देगी जितनी पहले दे रही थी, तो इसके अंदर तो इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं होगा ना। ठीक है ना, तो आम तौर पे जो फिक्चर एंड फिटिंग्स होती हैं, आम तौर पे उसके ऊपर हमेशा क्या लगता है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगता है, क्योंकि हर दफा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या आता है उसका, सेम आता है। लेकिन अगर कोई मशीन है मेरे पास, फॉर एग्जांपल AC हो गया, कोई मशीन हो गई, कोई गाड़ी हो गई, ये क्या करती है, शुरू में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, शुरू में बड़ी अच्छा चलती है, तो शुरू में इसका इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा मिलता है। बाय द टाइम क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, फिर मुझे ये इतना बेनिफिट नहीं देती, इसका बेनिफिट बाय द टाइम क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट बाय द टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो ऐसे एसिड्स के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करूंगा। तो हमें देखना है कि हमारे एसिड की नेचर क्या है, वो हर साल मुझे एक जैसा बेनिफिट देगा फिक्चर एंड फिटिंग्स की तरह, या मशीन या व्हीकल की तरह उसका जो बेनिफिट है बाय द टाइम कम होता चला जाएगा। तो अगर एक जैसा होगा तो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, और अगर उसके अंदर कमी बेशी आती जाएगी बाय द टाइम, तो रिड्यूसिंग बैलेंस अप्लाई किया करेंगे। ये वाली बातें क्लियर हैं, इनमें कोई मसला, एनीवन, एनी क्वेश्चन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं, तो स्ट्रेट लाइन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा जी, स्ट्रेट लाइन को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। नंबर वन, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, सॉरी, रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, यहाँ पे यूजफुल लाइफ कौन सी लेनी है, यहाँ पे वो वाली यूजफुल लाइफ लेनी है जितना अरसा आपका इरादा है इसको इस्तेमाल करने का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक एसिड है उसकी लाइफ है 10 साल, लेकिन आप उसको सिर्फ 4 साल के लिए इस्तेमाल करोगे और 4 साल बाद उसको बेच दोगे, तो मेरे लिए यूजफुल लाइफ क्या बनेगी, 4 साल बनेगी, ना कि 10 साल। अच्छा, लेकिन अब एक और कहानी सुन लो। मैं कहता हूं एक एसिड की लाइफ है 10 साल, लेकिन आप कह रहे हो मैं उसको चलाऊंगा 15 साल, अब कितने साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, अब 10 साल करोगे, क्योंकि भाई एसिड की लाइफ ही 10 साल है, तो 10 साल से ज्यादा तो आप चला ही नहीं सकते ना, वो चल गई तो वो आपकी किस्मत, या किस्मत या नसीब। ठीक है ना। अब तुम कहो भाई मेरी एक चीज है, मैं 10 साल, कंपनी कह रही है 10 साल चलेगी, तुम कह रहे हो नहीं, मैं बहस कर रहा हूं, मैं तो उसको 15 साल चला के दिखाऊंगा, है, तुमने जिद पाल ली, तो ये काम तो नहीं चलेगा भैया। ठीक है ना।
तो कभी भी आपकी यूजफुल लाइफ उसकी इकोनॉमिक लाइफ से ऊपर हो जाए किसी सवाल में, तो हमेशा दोनों में से बेसिकली लोअर ऑफ लेंगे। आसान अल्फाज में अगर कहूं तो यूजफुल लाइफ हमेशा दोनों में से लोअर ऑफ चलती है। अगर एक एसिड की लाइफ 10 साल है और आप कह रहे हो 4 साल चलाओगे, तो 4 साल भी डेप्रिसिएट करो। अगर वो कह रहा है उसकी लाइफ 10 साल है और आप कह रहे हैं 15 साल चलाऊंगा, तो भी 10, फिर 10 साल लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर तो तुम अपनी तरफ से कोई चीज बनाई जा रहे हो। ठीक है ना? तो हमें इस चीज को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, यहां तक आनी क्लियर? इसमें कोई मसला? तो हमने कहा एक फार्मूला क्या हो गया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। दूसरा फार्मूला क्या हो गया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। अगर रेट गिवन होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइफ गिवन होगी तो डिवाइड कर देंगे। इतनी सी कहानी है। तो इससे क्या हो जाएगी, 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आते हैं जरा सवाल नंबर 10। कहता है जी, तारिक परचेजेस 10 लैपटॉप्स फॉर 1,000 ईच, एंड ऑन 1 जनवरी 2000, लैपटॉप इज 3 इयर्स, 3 साल तक वो लैपटॉप चलेंगे। आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर 3430। तारिक हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर, यूजिंग स्टेटमेंट मेथड, व्हाट इज द 10 लैपटॉप्स कैरिंग अमाउंट फॉर ईच ईयर। हर साल की कैरिंग वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हर साल की उसने डेप्रिसिएशन नहीं पूछा, हर साल की कैरिंग वैल्यू पूछा। डेप्रिसिएशन पूछी होती तो आसान हो जाता, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर लेता। मैं कहता हाँ भाई, एसिड की कॉस्ट कितनी, 10,000, रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 3430, कितने साल तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा। मैंने 3 पे क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। क्या आंसर आया? 10,000 माइनस 3430 डिवाइड बाई 3, क्या रहा आंसर? 2190। तो हर साल में 2190 डेप्रिसिएशन चार्ज करता। वो तो कहानी आसान हो जाती, लेकिन उसने क्या पूछा, हर साल की कैरिंग वैल्यू बताओ। तो हर साल मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करता जाऊंगा। मैं कहूंगा हाँ जी, ये देखो 2190। ठीक है, मैंने कहा जी 10,000 में से 2190 माइनस कर दिया। फिर पहले साल की डब्ल्यू कितनी आ गई, 7810। फिर मैंने उसके अंदर से क्या किया, फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस की 2190। तो दूसरे साल के आखिर की डब्ल्यू कितनी आ गई, 5620। फिर मैंने तीसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस की, और उसकी डब्ल्यू कितनी आ गई, 3430 की। तो ये याद रखें कि जब भी एसिड की यूजफुल लाइफ पूरी हो जाएगी, तो उसकी डब्ल्यू उसकी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाती है। क्या? उसकी, जब एसिड लाइफ पूरी हो जाए, एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, कैरिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। वो अपने डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात? इसमें कोई मसला, कोई सवाल? कहानी क्लियर है? चलो, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, कहते हैं बस एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल दो हर सिनेरियो के अंदर। कहता है तारिक परचेज अ सेकंड हैंड डिलीवरी व्हीकल फॉर 15,000, विच हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 3 इयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। तो 15,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी, 3 साल। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्या आ गया, तारिक परचेज अ न्यू मिक्सिंग मशीन फॉर 22,000,
दैट एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years एंड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 2000। तो इसकी क्या होगी, कॉस्ट 22,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 2000 डिवाइड बाई 8। तो इसकी हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 2500। फिर क्या आ गया सी पार्ट। तारिक परचेज न्यू ऑफिस फॉर 3400, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 6 और रेजिडुअल वैल्यू थी उसकी 340। तो मैंने क्या किया, 3400 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 340 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ 6 years। तो कितनी आ जाएगी, 510। और लास्ट वाला क्या है, तारिक परचेज न्यू प्रिंटर फॉर 2500, द डेप्रिसिएशन रेट फॉर ऑल ऑफिस इक्विपमेंट इज 20%। ठीक है, इस दफा परसेंटेज है और रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो 2500 का सीधा क्या ले लेंगे, 20% ले लेंगे। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हुई हुई है। यहां तक आनी ओके है, यहां तक तो कोई मसला नहीं। यहां तक आनी क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कहता है प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर रुपीज 1 लाख with the expected useful life of 5 years and residual value of 10,000. The entity's year end is 31 December. कहता है यूजिंग द स्ट्रेट एंड मेथड कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट 21 to 2025। 2021 से लेकर 2025 तक हर साल की आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है, उसकी कैरिंग अमाउंट भी बतानी है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बतानी। तो पहले तो हर साल की डेप्रिसिएशन निकाल लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक जैसी डेप्रिसिएशन आएगी। एसिड कितने का था, 1 लाख। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 10,000 की। और कितने साल तक चलेगा ये, 5 साल तक चलेगा। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 18,000 आ गई पर ईयर। अब मुझे हर साल की डब्ल्यू निकालनी। डब्ल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो पहले साल कितनी थी, 18,000। फिर 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, टोटल 18 और 18 36। फिर तीसरे साल और 18 ऐड कर दिया तो 54,000 आ गई टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 4 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 72,000। और 5 साल की कितनी हो गई, 90,000। तो हम हर एक में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो पहले साल की डब्ल्यू 82,000, दूसरे साल की 64, तीसरे साल की 46, चौथे साल की 28 और पांचवें साल की 10,000। तो देखो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एसिड की डब्ल्यू उसकी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ चुकी है। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखनी है बात कि हमने रेजिडुअल वैल्यू को कभी भी डेप्रिसिएट नहीं करना है। वी विल नेवर डेप्रिसिएट दी रेजिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई मसला, क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी क्लियर है सबको। चले, अच्छा अब आपने क्या करना है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर ये 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका होमवर्क है। इस ये आपने कल तक करना है। ओके होगी ये बात। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आप घर पर करेंगे। ठीक है, जिनके पास ये फाइल मौजूद हो वो फाइल यूज कर लें, जिनका फाइल नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कल तक मुझे ये सबमिट करना है। डन।
चले, ठीक हो गया फिर। ओके होगी बात। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।